एवरीवन, वेलकम टू गुरमंत्रा अकेडमी। सो गाइस, आज हम लोग डीएनएफ ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में स्टडी करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो सबसे पहले आपको डीएनएफ एलिमेंट्स की पोजीशन पता होनी चाहिए। तो देखो, डी ब्लॉक एलिमेंट्स जो हैं उन्हें आप ट्रांजिशन एलिमेंट भी बोलते हो, क्योंकि वो एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच में आ रहे हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे ये आपका पूरा एस ब्लॉक है जो कि हम पढ़ चुके हैं। ओके, ये आपका पी ब्लॉक है, ग्रुप नंबर 13 से लेके 18 तक। ग्रुप नंबर 1, 2 एंड 13 to 18 को छोड़ के जितने भी बीच में ग्रुप्स आएंगे वो सभी के सभी आपके डी ब्लॉक कहलाएंगे, और साथ ही साथ एफ ब्लॉक एलिमेंट्स आ जाएंगे आपके पास। इसके अंदर आपके पास दो सीरीज आएंगी। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को आप इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी बोलते हो, क्योंकि एफ ब्लॉक एलिमेंट्स जो है वो ट्रांजिशन एलिमेंट के अंदर से ही निकाले गए हैं। इसका क्या मतलब हुआ, देखो यहाँ पे आपको यहाँ पे पीरियड नंबर 6 के अंदर यहाँ देखो, यहाँ पे एलिमेंट 57 दिखेगा एंड उसके बाद 72 दिखेगा। 57 और 72 के बीच में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो यहाँ पे आ गए, जिन्हें आप लेंथेनॉइड्स बोलते हो। एलिमेंट नंबर 58 to 71 जिसे आप लेंथेनॉइड्स बोल रहे हो, एंड एलिमेंट नंबर 90 to 103 जिसे आप एक्टिनॉइड्स बोल रहे हो। ओके, तो ये कुछ जनरल इंट्रोडक्शन हो गया अबाउट डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब हमारा मेन टॉपिक। द एलिमेंट्स विच आर प्रेजेंट बिटवीन एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आर कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट। ये पॉइंट आप देख चुके हो, इन्हें आप डी ब्लॉक एलिमेंट्स भी बोलते हो। ओके, ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैव पार्शली फिल्ड n-1 d ऑर्बिटल। इनके पास पार्शली फिल्ड n-1 d ऑर्बिटल होता है। In transition element, the last electron enters the penultimate d orbital, that is n-1 d orbital, and इसीलिए इन्हें क्या बोला जाता है, d block elements। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं अगर हम, तो दैट इज n-1 d1 to 10। ये d1 to 10 क्या है, ये आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। ओके, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ns 0, 1 और 2। ns वो डिपेंड करेगा कि आप किसकी कॉन्फ़िगरेशन लिख रहे हो, तो आपके पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। All the D block elements are classified into 4 series, 3D, 4D, 5D and 6D। ठीक है, 4 सीरीज के अंदर इन्हें बांटा गया है, 3D, 4D, 5D and 6D। ठीक है, 3D सीरीज के अंदर ये हैं एलिमेंट्स, 3D के अंदर ये हैं, 4D के अंदर ये हैं एंड 5D के अंदर ये एलिमेंट्स हैं। ओके, अब हम बात करते हैं अबाउट एटॉमिक और कोवेलेंट और आयनिक रेडियाई। द कोवेलेंट रेडियाई ऑफ एलिमेंट डिक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। जैसे ही आप लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करोगे, कोवेलेंट रेडियस क्या होगा, डिक्रीज करना स्टार्ट कर जाएगा इन अ पार्टिकुलर ट्रांजिशन सीरीज। This is because of poor screening by the d electrons, due to which the nuclear charge attracts all the electron more strongly, hence a contraction in size occurs. Okay. The atomic radii for element from chromium to copper are very close to one another. जैसे ही आप स्कैंडियम से मूव करते हो क्रोमियम की तरफ, तो क्रोमियम और कॉपर के बीच में जो एटॉमिक रेडियस होता है वो थोड़ा थोड़ा क्लोजली रिलेट करता है। अब वो ऐसा क्यों करता है, दिस क्लोजनेस इन एटॉमिक रेडियाई इज ड्यू टू दी शील्डिंग ऑफ आउटर 4s इलेक्ट्रॉन। क्यों होती है ये क्लोजनेस, क्योंकि जो शील्डिंग इफेक्ट होता है, आउटर इलेक्ट्रॉन जो होते हैं 4s ऑर्बिटल के अंदर, वो 3d इलेक्ट्रॉन की तरफ से अंदर की तरफ खींचे जाते हैं। As a result of these two opposing effect, the atomic radii do not alter much moving from chromium to copper। और इसीलिए एटॉमिक रेडियाई में ज्यादा डिफरेंस नहीं मिलता जब आप क्रोमियम से कॉपर की तरफ मूव करते हो। सेकेंड हम बात करते हैं अबाउट आयनाइजेशन एंथैल्पी। द फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर हायर। पहली IE1 जो होगी दैट विल बी हायर। कैसी होगी, IE1 हायर होगी। देन दूज ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट्स, एस ब्लॉक एलिमेंट्स से ज्यादा होगी लेकिन पी ब्लॉक एलिमेंट्स से कम हो जाएगी। ओके, इन अ पर्टिकुलर ट्रांजिशन सीरीज द आयनाइजेशन एनर्जी ऑल्दो डिक्रीज ग्रेजुअली एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ठीक है, बट दिस इंक्रीज इज नॉट अप्रिशिएबल। ओके, तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको याद रखना है। The increase in ionization energy is due to increase in nuclear charge. क्यों ionization energy increase कर रही है? क्योंकि
न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज कर रहा है। द इफेक्ट ऑफ इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज इज पार्शली बैलेंस्ड बाय द इंक्रीज इन स्क्रीनिंग इफेक्ट। और ये जो न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है इसके साथ साथ आपका स्क्रीनिंग इफेक्ट भी इंक्रीज करता चला जाता है। और कॉन्सिक्वेंस क्या निकलता है इसका कि आयनाइजेशन एनर्जी जो होती है वो इंक्रीज करने लग जाती है अलोंग द पीरियड ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है, लेकिन वो काफी स्मॉल होती है। First ionization and energy of first 4 3D elements Sec, T, V and Cro are the almost same. First ionization energy जो होगी स्कैंडियम, T and V and क्रोमियम की तो वो सेम रहती है, differs only slightly from one another, ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। Value of first ionization energy of iron, cobalt, nickel and copper are also very close to one another, ठीक है। The value of first ionization energy of zinc is considerably high. जिंक की जो आयनाइजेशन एनर्जी होती है वो हाई होती है। क्यों? क्योंकि इसका जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हो तो वो फुलफिल्ड आता है 3d10, और आपको पता है फुलफिल्ड के अंदर फुलफिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब आ जाती है तो एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी मिलती है, स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। अब हम बात करते हैं अबाउट कलर। तो आपको पता है कि बहुत सारे ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो होते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स की एक प्रॉपर्टी होती है टू एमिट कलर। ओके, अब ये जो आपके पास ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं या फिर आप बोल सकते हो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं, इनमें कलर की प्रॉपर्टी क्या है? ओके, many compounds of transition elements are colored in contrast to S and P block elements. In compound state due to surrounding groups, ligands, the D block or D orbital of transition elements are not degenerate but split into two group of different energies. देखो क्या होता है कि ये जो D और F ब्लॉक एलिमेंट्स जो होते हैं ये लिगेंड्स का फॉर्मेशन करते हैं, या फिर आप बोल सकते हो ये लिगेंड्स के साथ कंबाइंड हो जाते हैं और कोऑर्डिनेशन टाइप के कुछ कंपाउंड्स बनाते हैं, ठीक है। अब ये जो डी ब्लॉक के जो ऑर्बिटल्स होते हैं ये डीजनरेट नहीं करते, लेकिन ये क्या कर जाते हैं, दो एनर्जीज में ब्रेक कर जाते हैं ऐसे। एक एनर्जी T2G और आपको पता है एक EG, ये चीज आप पढ़ के आ चुके हो, ठीक है। तो अब इसमें क्या होता है, जब ये दो डिफरेंट एनर्जीज के अंदर ब्रेक करते हैं तो यहाँ पे कलर का फॉर्मेशन हो जाता है। Thus it is possible to promote electron from one group to another group. क्या होता है, ग्राउंड स्टेट से हायर स्टेट में इलेक्ट्रॉन जाएगा, जब वो हायर स्टेट से वापस से अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ रहा होता है तो कुछ एनर्जी एमिट करता हुआ आता है। तो एनर्जी एमिट करता हुआ आता है तो आपको वहां पे उस जगह पे जहां से वो एनर्जी को एमिट करते हुए आ रहा है वहां पे आपको कलर का फॉर्मेशन दिखता है, ठीक है। Some compound of transition metals are white. कुछ जो metals होते हैं, transition metals होते हैं, उनका कलर white होता है। For example, ZnSO4 and TiO2. Examples आपको याद रखने हैं। In these compounds, it is not possible to promote the electron within the D level. अब हम बात करते हैं about metallic character. All the transition elements are metal. जितने भी transition elements हैं, these are metal. This is because the number of electron in outer shell is only 2. Transition metals are hard, malleable and ductile होते हैं। आपको पता है metals की property क्या है, क्यों होते हैं? Because of the presence of strong metallic bond. Transition metal crystallizes on all three face centered cubic, hexagonal close packing as well as body centered cubic. ये आपको पता है solid states के अंदर आप लोगों ने पढ़ा होगा कि तीन टाइप की जो आप बोल सकते हो पैकिंग पाई जाती है, HCC, HCP एंड BCC। तो ये जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं ये तीनों के अंदर ही क्रिस्टलाइज हो जाते हैं। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं तो ट्रांजिशन मेटल्स यूजुअली हैव वेरी हाई वैल्यू ऑफ मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दोनों ही काफी ज्यादा हाई होता है। क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्डिंग पाई जाती है। Zinc, cadmium and mercury have lower melting and boiling points. Zinc, cadmium और mercury इन तीनों के पास कैसा boiling point होता है, melting point होता है, काफी कम। क्यों? As they have completely filled d orbital because of the which no unpaired electron is available. यहाँ पे कोई भी unpaired electron available नहीं होता। इसी कारण क्या होता है, मेटल जो होता है वो कोवेलेंट बॉन्डिंग नहीं कर पाता। दीज मेटल्स डू नॉट अंडरगो कोवेलेंट बॉन्डिंग। और आपको पता है कोवेलेंट बॉन्डिंग कैसी बॉन्डिंग है, काफी सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है।
रेस्ट ऑफ द ट्रांजिशन मेटल्स डस हैव मेटेलिक एज वेल एज कोवेलेंट बॉन्डिंग, और इनके अलावा जिंक, कैडमियम और मरकरी के अलावा जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सबके पास मेटालिक और कोवेलेंट बॉन्डिंग प्रेजेंट है। वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं डी ब्लॉक के एलिमेंट्स, जैसे कि आपको दिख रहा है यहाँ पे Fe आयरन आपका +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, यहाँ पे +3 कॉपर +1 में, एंड यहाँ पे कॉपर +2 में। ओके, कैटालाइटिक प्रॉपर्टीज की बात करते हैं तो आपको पता है कि ये जो एलिमेंट्स होते हैं, डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं, वो कैटालाइटिक प्रॉपर्टी शो करते हैं। मीन्स ये क्या करते हैं, ये ऐसे कंपाउंड्स बनाते हैं जो कि एज अ कैटलिस्ट बिहेव करते हैं। ठीक है, कैटलिस्ट की तरफ बिहेव करते हैं, विच मीन्स कैटलिस्ट क्या होते हैं, जो रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर देते हैं। तो उन्हीं के एग्जाम्पल आपको दे रखे हैं V2F5, V2O5, आयरन, FeCl3, निकल, पैलेडियम। आप पढ़ोगे इनके बारे में। ऑर्गेनिक रिएक्शंस बहुत सारी होती हैं जिनके अंदर एज अ इंटरमीडिएट आप इन्हें यूज करते हो। आप कैटालाइटिक प्रॉपर्टी तो शो करते हैं ये, लेकिन क्यों करते हैं, इसका क्या रीजन है? इसका नंबर 1 रीजन है वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, कि डी ब्लॉक के एलिमेंट्स जो होते हैं दे शोज बहुत सारी ऑक्सीडेशन स्टेट। ड्यू टू वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट दे फॉर्म अनस्टेबल इंटरमीडिएट कंपाउंड। अब क्योंकि बहुत सारी ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकते हैं, आपने देखा आयरन +2 भी शो कर सकता है, +3 भी शो कर सकता है, इसी वजह से क्या होता है कि ये अनस्टेबल इंटरमीडिएट कंपाउंड्स बना देते हैं एंड प्रोवाइड्स अ न्यू पाथ विद लोअर एक्टिवेशन एनर्जी फॉर द रिएक्शन। इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्मेशन थ्योरी के जरिए आप इस चीज को समझ सकते हैं। सेकेंड होता है लार्ज सरफेस एरिया। क्या होता है कि फाइनली डिवाइडेड ट्रांजिशन मेटल्स और दियर कंपाउंड्स प्रोवाइड्स अ लार्ज सरफेस एरिया। आपको पता है कोई भी कंपाउंड अगर पाउडर्ड फॉर्म में होगा तो वो काफी ज्यादा सरफेस एरिया इंक्रीज कर देता है। ठीक है, फॉर एब्जॉर्प्शन। क्यों एब्जॉर्प्शन या एब्जॉर्प्शन? जब आप फाइनली डिवाइडेड कोई चीज लोगे, पाउडर्ड फॉर्म में लोगे, तो उसमें एब्जॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन दोनों ही बहुत ज्यादा फास्ट तरीके से हो पाएगा। ओके, अभी आपको कुछ कंपाउंड्स दे रखे हैं, एलिमेंट्स दे रखे हैं, जहां से क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जाता है कि आपको कोई भी कंपाउंड दे दिया जाएगा, लाइक आपको दे दिया TiCl3। अब आपसे पूछा कि बताइए जिग्लर-नाटा कैटलिस्ट क्या है, तो आपको पता होना चाहिए जिग्लर-नाटा कैटलिस्ट इज TiCl3। ठीक है, V2O5 क्या करता है? V2O5 आपका कॉन्टैक्ट प्रोसेस के अंदर हेल्प में आता है। आपने पढ़ा था कॉन्टैक्ट प्रोसेस इज फॉर मेकिंग H2SO4। H2SO4 क्या था? सल्फ्यूरिक एसिड, किंग्स ऑफ एसिड। ठीक है, इसके अलावा SO2 को SO3 में कन्वर्ट कर देता है। फिर आपके पास है MnO2। MnO2 क्या करता है? KClO3 को डिकम्पोज कर देता है टू गिव O2। आपने पढ़ा था डिकम्पोजिशन रिएक्शन इन द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन। आयरन आपका हैबर्स बॉश प्रोसेस के अंदर यूज में आता है, या फिर आप बोल सकते हो हैबर्स प्रोसेस के अंदर आप में पढ़ते हो कि NH3 का अमोनिया का फॉर्मेशन। FeCl3 प्रोडक्शन ऑफ CCl4 फ्रॉम CS2 एंड Cl2। ओके, नेक्स्ट है प्लैटिनियम। प्लैटिनियम किस में यूज में लेते हो? कॉन्टैक्ट प्रोसेस के अंदर। कॉपर इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ CH3 SiCl2। ठीक है, कॉपर एंड V आप यूज में लेते हो ऑक्सीडेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेनॉल। इसी तरीके से बाकी सब। ओके, तो ये आपको याद रखना है। अब हम बात करते हैं अबाउट F ब्लॉक एलिमेंट्स। डी ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में आपने जितनी भी इंफॉर्मेशन अब तक ली है, आई होप आपको समझ में आ गई होगी। अब हम बात करने वाले हैं F ब्लॉक एलिमेंट्स की। सबसे पहले F ब्लॉक एलिमेंट्स जो होते हैं, आपको उनमें ये याद रखना है, उसके अंदर 2 सीरीज इंक्लूड होती हैं, लेंथेनॉइड्स एंड एक्टिनॉइड्स। अब हम बात करते हैं अबाउट एटॉमिक एंड आयनिक साइज ऑफ लेंथेनॉइड्स। एटॉमिक एंड आयनिक साइज की बात करते हो तो एटॉमिक एंड आयनिक साइज ऑफ लेंथेनॉइड्स डिक्रीजेस। क्या करता है? डिक्रीज करता है विद एन इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर। जैसे जैसे एटॉमिक नंबर इंक्रीज करेगा, लेंथेनॉइड का जो साइज होगा दैट विल डिक्रीज। दिस ग्रेजुअल डिक्रीज इज नोन एज लेंथेनॉइड कंट्रैक्शन, और इस ग्रेजुअल डिक्रीज इन साइज को आप नाम दे देते हो लेंथेनॉइड कंट्रैक्शन। Because of the lengthenoid contraction, the radii of the element of third transition series are very similar to those corresponding elements of second transition series. अब क्या होता है कि lengthenoid contraction हो गया, इसी वजह से जो रेडियस होती है थर्ड ट्रांजिशन सीरीज की, दैट इज को क्लोजली रिलेटेड टू सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज। ओके, lengthenoid contraction है क्या? It is observed that in lengthenide series there is a progressive decrease in atomic and ionic radii with increasing atomic number। ये आपने देख लिया, और इसी रेगुलर ट्रेंड को आप नाम दे रहे हो lengthenoid contraction।
दिस इज ड्यू टू द वीक शील्डिंग ऑफ एफ ऑर्बिटल। क्यों होता है ये? क्योंकि वीक शील्डिंग इफेक्ट होता है एफ ऑर्बिटल का। These f orbitals are unable to counterbalance the effect of increasing nuclear charge। और ये जो f ऑर्बिटल होता है ये काउंटर बैलेंस नहीं कर पाता, क्योंकि यहाँ पे जो न्यूक्लियर चार्ज हो रहा होता है वो इंक्रीज हो रहा होता है, बिकॉज ऑफ विच साइज कीप्स ऑन डिक्रीजिंग, साइज डिक्रीज करता रहता है और एटॉमिक नंबर इंक्रीज करता रहता है। ओवरऑल आपको क्या याद रखना है? लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन के अंदर प्रोग्रेसिवली एटॉमिक साइज जो होगा, एटॉमिक रेडियाई जो होगा, दैट विल डिक्रीजेस। ओके, causes of contraction as we move along the period from left to right in lengthenide series, atomic number increases, number of protons keeps on increases। atomic number increase करेगा, आप पता है ऑब्वियसली प्रोटॉन्स का नंबर इंक्रीज करेगा। फॉर एवरी प्रोटॉन एडेड टू द न्यूक्लियस द एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन गोज टू द 4f ऑर्बिटल। तो जितने भी प्रोटॉन आप ऐड करते जाओगे तो वो 4f ऑर्बिटल के अंदर चले जाएंगे। अब 4f के अंदर इलेक्ट्रॉन्स चले गए, तो यहाँ पे आपको क्या पता है, यहाँ पे क्या होगा कि 4 ऑर्बिटल जो होगा, f ऑर्बिटल जो होगा वो काउंटर बैलेंस नहीं कर पाएगा इंक्रीजिंग न्यूक्लियर चार्ज को, और इसी वजह से फिर क्या होगा, साइज डिक्रीज हो जाएगा। ओके, 4f orbital shows poor screening shielding effect, because of which there is a gradual increase in nuclear charge experienced by the outer electron। Okay? अब हम बात करते हैं about actinoids। Actinoids की बात करते हो तो actinoids consist of elements that follows actinium and involving the filling of 5f subshell। बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्टिनॉइड्स में क्या होगा, इसके अंदर वो एलिमेंट्स आएंगे जो कि एक्टिनियम को फॉलो करते हैं और 5f सबशेल के अंदर फिलिंग स्टार्ट हो जाएगी। ओके, एक्टिनॉइड सीरीज आपको यहाँ पे दिखाई हुई है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हो तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कुछ इस तरीके से है। ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करते हो, द डोमिनेंट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ दीज एलिमेंट इज +3 सिमिलर टू लेंथेनॉइड्स। Beside +3 state, they also shows exhibits +4 oxidation state। यहाँ पे +3 के साथ साथ +4 oxidation state भी होती है। Some actinoid shows still higher oxidation state। The maximum oxidation state first increases up to middle of the series। Maximum oxidation state जो होगी middle of the series तक increase करेगी, उसके बाद डिक्रीज करना स्टार्ट कर देती है। ठीक है, अब ये कहां से कहां तक इंक्रीज करती है? इट इंक्रीजेस फ्रॉम +4 फॉर TH टू +5, +6 एंड +7 फॉर PA, V एंड NP, बट डिक्रीजेस इन दी सक्सीडिंग एलिमेंट। इनके बाद क्या होता है, डिक्रीज करना स्टार्ट कर देती है। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स की अगर हम बात करते हैं अबाउट एक्टिनॉइड्स, तो दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स लाइक लेंथेनाइड्स, बट डोंट शो एनी रेगुलर ट्रेंड विद इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। लेकिन यहाँ पे कोई भी ऐसा कुछ आपको रेगुलर ट्रेंड देखने को नहीं मिलता। बस आपको इतना याद रखना है, एक्टिनॉइड्स में भी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कैसा होता है, हाई। डेंसिटी की अगर बात करते हो, ऑल एक्टिनाइड्स एक्सेप्ट थोरियम एंड अमेरिकियम हैव हाई डेंसिटी। इनके अंदर ये क्या हो गए, ये आपके पास एक्सेप्शंस हो गए कि इन दोनों को छोड़ के बाकी सबके पास हाई डेंसिटी होती है। आयनाइजेशन एंथैल्पी की अगर हम बात करते हैं तो द एक्टिनॉइड्स हैव लोअर आयनाइजेशन एंथैल्पी। एक्टिनॉइड्स की जो आप बोल सकते हो आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो काफी कम होती है एज कंपेयर टू लेंथेनॉइड्स। क्यों? बिकॉज 5f इज मोर इफेक्टिवली शील्डेड फ्रॉम द न्यूक्लियर चार्ज देन 4f। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज पैरामैग्नेटिक इन नेचर होते हैं, मीन्स यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा। कैसा इलेक्ट्रॉन होगा, अनपेयर्ड। ठीक है, द पैरामैग्नेटिक नेचर विच डिपेंड्स ऑन द प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ओके, अब आपके पास जो एक्टिनॉइड्स होते हैं दे ऑल्सो शोज अ बिहेवियर दैट इज नोन एज रेडियो एक्टिविटी। जितने भी एक्टिनॉइड्स होते हैं दे आर रेडियो एक्टिव इन नेचर। रेडियो एक्टिविटी इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर। जैसे जैसे आप एक्टिनॉइड्स में लेफ्ट टू राइट मूव करते जाओगे, इनका जो रेडियो एक्टिव नेचर होगा इट विल इंक्रीजेस। केमिकल बिहेवियर की बात करते हैं, द एबिलिटी ऑफ एक्टिनाइड्स टू एग्जिस्ट इन डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट मेड देयर केमिस्ट्री मोर कॉम्प्लेक्स। ठीक है, मोर ओवर most of these elements are radioactive and the study of their chemistry is laboratory is difficult। अब देखो, सिंस यहाँ पे रेडियो एक्टिविटी प्रेजेंट है, अब रेडियो एक्टिविटी प्रेजेंट है तो क्या होगा कि इनका जो आप केमिकल बिहेवियर है वो लैब के अंदर करना पढ़ना पॉसिबल नहीं है।
दे रिएक्ट विद बॉइलिंग वाटर टू गिव अ मिक्सचर ऑफ ऑक्साइड एंड हाइड्राइड। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, देख लो केमिकल बिहेवियर में कि ये बॉइलिंग वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं टू गिव अ मिक्सचर ऑफ ऑक्साइड्स एज वेल एज हाइड्राइड्स। इनको रिएक्ट कराओगे बॉइलिंग वाटर के साथ तो क्या होगा, ऑक्साइड का मिक्सचर और हाइड्राइड का मिक्सचर मिलेगा। They combine with most of the non-metals at moderate temperature, और moderate temperature के साथ moderate temperature पे non-metals के साथ combine कर जाते हैं। Okay? So this was all about today's topic. एक बार क्विक रिकॉल कर लेते हैं कि आज के टॉपिक में हमने क्या पढ़ा जिससे आपको याद रहे। काफी छोटा टॉपिक है डी एंड एफ ब्लॉक एज कंपेयर टू एस एंड पी ब्लॉक। ठीक है, तो देखो सबसे पहले आपने देखा डी ब्लॉक की पोजीशन क्या है, डी ब्लॉक एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच में आते हैं। ओके, फिर आपने देखा इनके साथ साथ एफ ब्लॉक की भी स्टडी करी हमने, जिन्हें आप इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हो, जो कि डी ब्लॉक के एलिमेंट्स के अंदर से ही निकाले गए हैं। ओके, फिर आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखी, 3D 4D 5D सीरीज के बारे में पढ़ा, एटॉमिक रेडियाई पढ़ा आपने कि डिक्रीज करती है लेफ्ट टू राइट। उसके बाद आपने आयनाइजेशन एनर्जी देखी, जो कि फर्स्ट आई होती है वो हाई होती है। ओके, फिर आपने देखा कि यहाँ पे कलर प्रॉपर्टी शो करते हैं ये एलिमेंट्स। इसके अलावा आपने देखा यहाँ पे कि ZnSO4 और TiO2 जो होते हैं ये ऐसे ट्रांजिशन मेटल्स हैं जो कि व्हाइट कलर के हैं। मेटालिक कैरेक्टर्स आपने देख लिए यहाँ पे। इसके अलावा मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। जिंक, कैडमियम और मरकरी जो होते हैं उनके पास कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होता। ओके, इनकी फुलफिल्ड कॉन्फ़िगरेशन होती है। वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, कैटालाइटिक प्रॉपर्टीज होती है, एज अ कैटलिस्ट बिहेव करते हैं। उसके बाद आपने देखा दो स्लाइड्स देखी आपने, ये वाली स्लाइड और एक इसके बाद वाली ये वाली स्लाइड। इनके अंदर आपको कैटालाइटिक एक्शंस बताए हुए हैं, बहुत सारी रिएक्शंस बताई हैं जो कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स शो करते हैं। ओके, सो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। आपके एग्जाम के अंदर यहाँ से पूछा जा चुका है, तो आपको ये चीजें याद रखनी है। फिर आपने देखा एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। एफ ब्लॉक को हमने लेंथेनॉइड्स एज वेल एज एक्टिनॉइड्स में डिवाइड किया। ओके, लेंथेनॉइड कंट्रैक्शन आपने देखा, इसी तरीके से एक्टिनॉइड कंट्रैक्शन भी होता है। फिर आपने एक्टिनॉइड्स के बारे में स्टडी किया, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखी, ऑक्सीडेशन स्टेट देखी, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट देखा। उसके बाद डेंसिटी में आपने एक्सेप्शन देखा, दैट वाज थोरियम एंड अमेरिकम, जिनकी डेंसिटी काफी कम होती है। आयनाइजेशन एंथैल्पी की बात करी, मैग्नेटिक बिहेवियर के बारे में बात करें। इसके साथ साथ रेडियो एक्टिविटी देखा कि एक्टिनॉइड्स जो होते हैं रेडियो एक्टिविटी शो करते हैं, एंड केमिकल बिहेवियर ये इतना अच्छे से शो नहीं कर पाते, इनकी स्टडी हम लैब में नहीं कर पाते क्योंकि ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है। इसके अलावा आपने दो रिएक्शंस देखी कि बॉइलिंग वाटर के साथ एक्टिनॉइड्स जो होते हैं वो मिक्सचर देते हैं ऑक्साइड एंड हाइड्राइड्स का, एंड नॉन मेटल्स के साथ ये मॉडरेट टेम्परेचर पे कंबाइन कर जाते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक, दैट वाज डी एंड एफ ब्लॉक। ठीक है, तो आई होप आपको टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको कोई डाउट है, क्वेरी है, तो आप हमें मेल कर सकते हो, कांटेक्ट कर सकते हो। इफ यू फाउंड कि वीडियो इंफॉर्मेटिव है तो आप इसे शेयर कीजिए अपने रिस्पेक्टिव ग्रुप्स में, फ्रेंड्स के बीच में शेयर कीजिए। एज वेल एज माइंड मैप्स का 2nd एडिशन अवेलेबल है Amazon एंड फ्लिपकार्ट पे। ओके, सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द यूट्यूब चैनल ऑल्सो, दैट इज गुरमंत्रा शिक्षा का ग्रंथ। Till then, stay tuned, stay happy, stay safe. Thank you very much.